सब भाइयों, माता और बहनों, युवा मित्रों, ये जळगांव जो शहर है और ये जो एरिया, ये खानदेश, ये साने गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वातंत्र्य सैनिक साने गुरुजी, गांधी जी के सहकारी साने गुरुजी। और इस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत होने के बाद में आत्महत्या करनी पड़ी उनको। मुझे मालूम नहीं कि क्यों उन्होंने आत्महत्या की, पर एक इसी एरिया के, उन्हीं के संबंध में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब स्वतंत्र भारत में नीतियां तय हो रही थी, उस समय उनको ऐसा लगा कि गांव की उपेक्षा हो रही है, फिर से अंग्रेजों की ही नीति चलाई जा रही है, और उस निराशा में जाकर उन्होंने आत्महत्या की है। कितना दुर्भाग्य है ये। मैं जिस शेतकरी संगठन से आता हूं, उस शेतकरी संगठन ने, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने नेहरू नीति का दहन किया था। वो नेहरू नीति क्या थी? तो वो नेहरू नीति को हम ये परिभाषित करते थे कि ये गांव की लूट करती है, कृषि की लूट करती है, मजदूरों की लूट करती है और अमीरों का धन करती है, और इसलिए हमने उसका विरोध किया था। आपको यह भी मालूम है कि हम लोगों ने, हमारे नेता ने उस समय कहा था कि यह देश दो देशों में विभाजित हो गया है, एक देश इंडिया है और एक देश भारत है। इंडिया ये उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, संगठित लोगों का देश है, और भारत ये असंगठित, अश्रमिक लोगों का, जिनका शोषण होता है, खेती वालों का, उनका देश है। दोस्तों, इस देश की राजनीति जो है, उसका बहुत अच्छा अर्थनीति और राजनीति का अरुण कुमार जी ने आपके सामने रखा है। अडानी नाम तो आज आया है, पर अंबानी तो कांग्रेस के जमाने में बड़े हुए थे, इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उसके पहले तो टाटा और बिरला कहा जाता था, टाटा, बिरला, डालमिया, ये बात कही जाती थी। तो उद्योगपतियों को तो झुकता माप हर समय की सरकारों ने दिया है, कोई नई बात नहीं है। पर ये जो लूट की राजनीति और अर्थनीति है, इसकी जितनी चर्चा स्वतंत्र भारत में होनी चाहिए थी राजनीतिक पार्टियों में, वो नहीं हुई। ये दुर्भाग्य है, ये हमें कबूल करना पड़ेगा। गरीबी क्यों बढ़ रही है? अगर हम कृषि प्रधान देश है, तो गरीबी का कारण क्या है? तो गरीबी का वही कारण है जो अंग्रेजों ने किया था, कि अंग्रेज इस देश में जो आया था, वो इस देश को लूटने के लिए आया था, वो क्या हमारा विकास करने के लिए नहीं आया था। उसको यहां बहुत सारा कच्चा माल दिखता था, सस्ता मजदूर दिखता था, उसके स्टीम इंजन बना, औद्योगिकरण मशीन का होने लगा, उसके लिए उसको कच्चा माल चाहिए था, उससे तैयार हुआ माल के लिए बाजार चाहिए था। इसलिए उसने पूरे यूरोप ने अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम बनाया। यह बहुत सरल बात है। और गुलामों को जिंदा रखने के लिए अनाज सस्ता चाहिए था। इस बात को जरा समझिए। गुलामों को जिंदा रखने के लिए गोरे अंग्रेज को अनाज सस्ता चाहिए था, और इसलिए गोरे अंग्रेज ने अनाज पैदा करने वालों को गुलाम रखा, इजारदारी, जमींदारी के माध्यम से। उसकी नीति तो ठीक थी, पर मुझे बताइए कि स्वतंत्र भारत में उद्योग को मजदूर सस्ता मिलना चाहिए। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बजाज, डालमिया, इनको सस्ता मजदूर मिलना चाहिए, और इसलिए अनाज सस्ता चाहिए, और इसलिए अनाज पैदा करने वाले ने गुलाम ही रहना चाहिए। ये नीति स्वतंत्र देश की ठीक है क्या? और ये सवाल मैं अभी यहां नहीं पूछ रहा हूं,
ये सवाल 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे गांव वायफड़ वर्धा जिले में आए थे, तब भी उनके सामने पूछा था। मेरी माताओं, बहनों, दोस्तों, दुर्भाग्य ये है कि हमको आपस में लड़ाया जाता है, हमको सही बात बताई नहीं जाती है। अरे गरीब को अनाज तो सस्ता मिलना ही चाहिए, इसके बारे में दो मत नहीं है, पर इसका जवाब कौन देगा कि गरीब को अनाज सस्ता देने के लिए आप अनाज पैदा करने वाले को गरीब रख रहे हो? क्या उचित है? क्या ये किसी नीति में बैठता है ये? पर इसका जवाब नहीं दिया जाता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मैंने ये सवाल पूछा था और उन्होंने ये कहा था कि आपकी बात सही है, पर राजनीति में सही बात नहीं चलती। दोस्तों, अब तो विषय ही नहीं बचे। पहले समाजवाद था, साम्यवाद था, अब तो समाजवाद, साम्यवाद, ये तो सब चले गए और अब तो एक ही चीज आ गई, धर्मवाद। बहुत सही कहा वो हमारी बहन ने कि आज एक द्वेष का माहौल पैदा किया जा रहा है, मुझे उसका दुख है। दोस्तों, गरीब के सवालों को दबा दिया जाता है, इसका मुझे दुख है। कांग्रेस के राज में गलतियां हुई ना, मानते हैं हम, इसलिए हमने नेहरू नीति का दहन किया। आपको मैं बता दूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपने विदर्भ में देखा होगा कि विदर्भ में गांव-गांव में कांग्रेस का विरोध करने वाली कोई राजनीति ही नहीं थी। वो हमने शेतकरी संगठन ने खड़ी की कांग्रेस के विरोध की राजनीति। हमने वर्धा जिले में कांग्रेस की अध्यक्ष जो महाराष्ट्र की थी, प्रभाताई राव, उसको चुनाव में हराया। इतनी ताकत हमने खड़ी कर दी थी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये किया क्यों था? ये किया था इसलिए कि हमारे संगठन की घोषणा थी कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे पसीने का दाम चाहिए। ज्योतिबा फुले का नाम सब लेते हैं, बाबा साहेब आंबेडकर का नाम सब लेते हैं। ज्योतिबा फुले ने शेतकऱ्यांच्या आसूड में लिखा है, विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इसके अनर्थ एका अविद्येने झाले। विद्या और वित्त का संबंध जोड़ा है। जो हमारे भाई साहब ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि पढ़ो, संगठित हो और सत्याग्रह करो अपने हक के लिए। ये जो बातें थी, इसके लिए हमने विरोध किया था। और जो अंतर बढ़ रहा था, उस अंतर को कम करने की बात हम कर रहे थे। बहुत अच्छे से अरुण कुमार जी ने उसको समझाया है कि साउथ कोरिया का मॉडल क्या है। आज मेरे ध्यान में भी बहुत भर पड़ी है उसके कारण। कुछ लोगों को अमीर कर दो और उनके भरोसे पे पूरे देश को चलाओ, उनसे पैसा ले लेके, और गरीबों को थोड़ा थोड़ा बांटते रहो, जिसको मोदी जी कहते थे रेवड़ी। मुझे बताइए साहब कि एक तरफ हम अमृतकाल मना रहे हैं, अमृतकाल 75 साल स्वतंत्रता के मना रहे हैं, और दूसरी तरफ 80 करोड़ जनता को हम फुकट अनाज देते हैं तो हमारी पीठ थपथपाते हैं। अरे ये पीठ थपथपाने की बात है कि शर्म आने की बात है? आप ही बताइए मुझे। शर्म नहीं आनी चाहिए कि 75 साल स्वतंत्रता के होने के बाद भी हमने 8 घंटे श्रम करने वाले हमारे ये माँ बहन भाई को इतनी भी क्रय शक्ति नहीं दी कि वो 2 समय का अनाज खरीद सके। अरे शर्म आनी चाहिए। आप पीठ थपथपाते हो। और ये कांग्रेस में भी क्या फर्क है? सोनिया गांधी जी की अन्न सुरक्षा, वो भी 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो का अनाज थी। क्या था फर्क दोनों में? मोदी जी ज्यादा जोर से बजा रहे हैं, वो कम जोर से बजाती थी। दोस्तों, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा अब।
अब इस बजट में देखिए, जो निर्मला सीतारमण जी ने ये साल का बजट दिया, अब मुझे बताइए कि बजट के भाषण में 3 तलाक का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? जरा बताइए ना मुझे, क्या बजट का और 3 तलाक का संबंध है? बताइए। अच्छा, उस बजट के भाषण में एक नया शब्द, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को नए नए शब्द देने की बड़ी खूबी है। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे मालूम नहीं। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कब करेंगे मालूम नहीं। स्टार्टअप स्टैंड अप, अरे काय का स्टार्टअप, काय का स्टैंड अप। और देश भकास, है ना, क्या क्या बताते हैं। अब वो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसने सही में ये देश खड़ा करने की बात कही कि ये देश अगर खड़ा है तो जवानों का जो खून है सरहद पर, उस खून के बलिदान के कारण देश खड़ा है। और जो किसान पसीना बहाता है देश के जमीन पर और अनाज पैदा करता है, उसके भरोसे पे खड़ा है। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अच्छा शब्द जोड़ दिया, जय विज्ञान करके। अब मोदी जी ने उसमें एक और शब्द जोड़ दिया, जय अनुसंधान। तो अभी अरुण कुमार जी ने बता दिया कि कोई अनुसंधान नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ विकास नहीं है, सब बाहर से लाई जा रही है। अब इसमें एक शब्द और दिया है, उसके तरफ आपका ध्यान लेता हूं। वो शब्द है जी यानी गरीब, ए यानी अन्नदाता, और जी गरीब, यू यूथ, वाई यूथ, जी वाई, ए अन्नदाता और एन नारी ज्ञान। जी गरीब, वाई यूथ, ए अन्नदाता और एन नारी। बाप रे बाप रे, क्या है, कमाल है। सबका कल्याण हो गया इस शब्द से। गरीब के लिए क्या किया साहब? मैं ये सरकार, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, गरीब के लिए किया क्या? क्या मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई? परसों ही वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिहार के, उन्होंने सवाल पूछा जहां मेरे घर से कि 178 रुपए मजदूरी है, क्या इसकी शर्म नहीं आनी चाहिए? मिनिमम वेज। जाने दीजिए, मोदी जी कांग्रेस को गाली देते हैं, आपकी सबके साक्षी से मैं मोदी जी को सवाल पूछता हूं। 25 साल से गुजरात में एक छत्र राज्य है आपका, है ना? 25 साल में गुजरात के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, असंगठित मजदूरों की मजदूरी कितनी बढ़ाई, इसका तो श्वेत पत्र घोषित कर दीजिए। क्या गलत मांग है क्या? ये कांग्रेस वाले नहीं मांगेंगे, ये दूसरे राजनीतिक पार्टी वाले ये मांग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अगर मोदी जी से मांग करेंगे तो उनके राज्य जहां सरकार में है उन्होंने क्या किया बताना पड़ेगा, नहीं करेंगे वो। युवकों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी जी ने, 10 साल में क्या किया? रोजगार कम हो गए। अन्नदाता किसान, स्वामीनाथन जी को तो नोबेल प्राइज दे दिया, पर अन्नदाता किसान को प्रॉमिस किया था मोदी जी ने 2014 में कि हम सत्ता में आएंगे तो पूरे खर्चे पर 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। और वो पूछते थे किसान आत्महत्या क्यों करेगा, लोग बोलते थे नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन्हीं मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया है कि ऐसे दाम दिए नहीं जा सकते। इससे झूठा और क्या हो सकता है जी? कितनी बातें बताऊं साहब। और नारी शक्ति, अरे भैया नारी को शक्ति मानते हो तो जरा असमानता जो है नारियों के बीच में, शहरी और असंगठित, माझ्या माय बहिणींनो ऐका,
जो असमता है उसको तो कम से कम मोदी जी आपने दूर किया रहता 10 साल में। यह असमानता क्या है? हमारी महामहिम राष्ट्रपति महिला है, उन्होंने अपने भाषण में, दोनों पार्लियामेंट को जॉइंट भाषण में एक बात कही है। वो बात क्या कही है कि संगठित महिलाओं की 12 हफ्ते की जचकी के लिए दी जाने वाली पगारी छुट्टी, प्रेगनेंसी लीव, हमने 12 हफ्ते की 26 हफ्ते कर दी है और लाखों महिलाओं का फायदा हुआ है। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका। पर मेरा सवाल यह है कि आप संगठित हमारी माँ बहनों को 26 हफ्ते की पगार की छुट्टी देते हो, तो हमारे असंगठित माँ बहनों को, जो अपने घर में काम करती है, जो खेत में काम करती है, जो बट्टी गोटे का काम करती है, इन माँ बहनों को जचकी के लिए 26 हफ्ते की पगारी छुट्टी देने की घोषणा क्यों नहीं करते हो? और मनरेगा का जो मजदूरी है उसके हिसाब से 26 हफ्ते की मजदूरी इनके जनधन खाते में जमा कर दो। हम कहेंगे कि हमारे सीता माता की आपने सम्मान किया है। दोस्तों, मुझे ये लड़ाई दिखती है, मैंने अभी अरुण कुमार जी से बात की, ये सब लड़ाई पैसे की है। पैसा रहा तो सम्मान है, पैसा नहीं तो सम्मान नहीं, ये लड़ाई उसकी है। और पैसा रहा तो सम्मान है, इसका उदाहरण हमारे मोदी जी के आचरण से ही देता हूं। गुजरात के चुनाव के समय एक हमारे मुस्लिम भाई ने मोदी जी को टोपी पहनाई थी, मोदी जी ने इनकार कर दिया, याद है आपको? और यही मोदी जी अरब देशों में जाते हैं तो वहां के अमीरों को मिट्टी में लेते हैं। क्या है? पैसा है। और जब तक के असंगठित मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ती, इस देश में समानता आ ही नहीं सकती। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा भैया कि हम मजदूर किसान, देश की शान, जीने को बेजार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार हैं।